दिवाली 3 दिन बाद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन के खेमे में अभी से दिवाली आ गई है। आतिशबाजी शुरू हो गई है, मिठाइयां बट रही हैं। लालू यादव का राजनीतिक करियर एक बार फिर से खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 साल राज कर चुके हैं। 5 साल के लिए उनको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मैंडेट बिहार की जनता ने दे दिया है। आंकड़े पूरी की पूरी कहानी यहां न्यूज 24 की स्क्रीन पर खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी 155 सीटें जीत रहे हैं 243 में से, 242 में से कुल 243 हैं। बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 122 का है। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि कितनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी, कितने आराम से जीत रहा है महागठबंधन बिहार में। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को क्या करारी हार मिल रही है। सिर्फ 76, 242 में से सिर्फ 76, यानी महागठबंधन से करीब आधी सीटें मिल रही हैं बीजेपी और एनडीए को। और ब्रेकअप यहां है, ये भी देखते रहिए। 60 बीजेपी की हैं और नीचे सहयोगी हैं। और महागठबंधन में आप देखिए जरा, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। लेकिन एक अहम संदेश जो महागठबंधन के आंकड़ों से जा रहा है, आरजेडी 101 में से 75 सीटें जीत रही है। यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में लालू यादव की आरजेडी हो गई है। 101 में से 75 सीटें जीतने का मतलब करीब 75% का स्ट्राइक रेट, जो कि बहुत बढ़िया है। अब वो कहावत थी ना, आपको याद होगा, जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार में रहेगा लालू। ये तय हो गया है। बिहार में समोसे में आलू भी रहेगा और लालू भी रहेगा। बल्कि लालू सत्ता में वापसी कर रहे हैं। सत्ता में बिहार की लालू की वापसी हो रही है। नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो पूरे देश के सामने आज खड़ा है, मोदी वेव, मोदी मैजिक, मोदी लहर अगर खत्म हो रही है तो फिर उन सारे के सारे वादों का क्या होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे लोकसभा चुनाव के समय। अनुराधा जी, कोई कमेंट? मोदी जी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, काला धन आएगा, सबका साथ सबका विकास, वादे जो है मोदी जी ने किए, और ये लाजमी सी बात है कि आप 15 महीने में या आप 1.5 साल में सारे वादे पूरे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वादों को इतने वादे किए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, और उन वादों को बहुत बड़ा बनाया भी गया। उसमें गुब्बारे में ना, जिसे कहते खूब हवा भरी गई। तो वो वादे जो है, अब लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में इलेक्शन का 5 साल आपको मिला। 5 साल में आपने 1.5 साल निकाल दिया। पर अभी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र आएगा, तो उसमें जीएसटी पास कराना है आपको। मैं उसी पे आ रही थी, क्योंकि मोदी जी जब आए थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या था कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, देश की इकोनॉमी बेहतर हो। बड़ा रोड़ा आ गया। और अब लगता है कि क्योंकि जीएसटी का पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और अगर ये नहीं होता है तो ये एक सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो ये है, और इससे उसके बाद बहुत सारी चीजें निकलेंगी। फिर वो और जितनी पॉलिटिकल नुआंसेस होते हैं, फ्रिंज एलिमेंट, क्या मुस्लिम्स को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या उनको जोड़ा जा रहा है, क्या सबका विकास के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्या कुछ लोगों का विकास हो रहा है, क्या आरएसएस हावी हो जा रही है, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं संदीप, वो सारे क्वेश्चन एक बारगी एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आरके सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लें। हाँ। बीजेपी सांसद आरके सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। होनी चाहिए और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो आकलन था, मुझे जो लोगों से आभास मिल रहा था, जनता मन बना चुकी थी कि भाजपा को वोट देगी, बदलाव के लिए मन बना चुकी थी। ये हमको लगता है कि हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों। बीजेपी सचिव पी मुरलीधर राव ने कहा है कि आरके सिंह साहब और कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो पार्टी पर निर्भर है, पार्टी अपना जो करे, ये पार्टी अपना विचार करे। सिंह साहब, क्या लगता है कि टिकट बंटवारे को लेकर खामियाजा भुगती है बीजेपी? हमको लगता है, हमने तो कहा था उस समय भी कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है, और मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने जो कहा था वो सही कहा था। सर, आप जो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो किसकी जिम्मेदारी? एनालिसिस होगी तो जिम्मेदारी तय हो जाएगी। इसका असर पड़ेगा सर दूसरे राज्यों के चुनाव में, जिस तरीके की हार हुई है? देखिए, ये हर राज्य का चुनाव अलग होता है, हर राज्य का चुनाव अलग होता है, और ये मैं नहीं मानता कि हाँ साहब ये दूसरे राज्यों पर इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आरके सिंह 2 अहम बयान दे रहे हैं, अपनी बात पर कायम है कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई, पैसे का लेन देन हुआ,
और हार की समीक्षा होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी अच्छा चाहिए। संदीप पीएम ने नीतीश कुमार को बधाई दे दी। हाँ। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को फोन करके और ये देखिए चुनाव जीतने की बधाई दे दी। बनता भी था ये, बिल्कुल परंपराएं निभाई जा रही अलग है। बात है, पर ये परंपरा है। आरके सिंह का जो बयान है सुकेश, अंदर बीजेपी के अंदर खाने बहुतेरे लोग दबी जुबान में ये बात कहते थे कि नहीं हमारी सुनवाई नहीं होती। स्कूल टीचर की तरह कुछ नेता बाकी सांसदों को खड़े करके क्लास लेते थे। अब ये बातें अब मुखर तौर पर भी उभरने लगेंगी क्या? आरके सिंह तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, करिए जिम्मेदारी तय कीजिए हार की। इमिनेंट डेंजर जो है वो यही है। हाँ। आरके सिंह ने पहले बोला था और आरके सिंह बहुत खड़ा खड़ा बोलने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने बोल दिया। लेकिन इस तरह की वॉइसेस जो है बीजेपी में अब मुखर उनको और मुखर कौन कौन सी है? दो चार नाम जहन में आते हैं। नहीं, 2-4 नाम तो आपको मालूम ही है। शत्रुघ्न सिन्हा है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्या अब भी होगी? हाँ। इनके खिलाफ बहुत गुस्सा था, रोष था लोगों में कि भाई ऐसे वक्त में जब हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं, रणयुद्ध में आप हमारे पैर खींच रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, आप हमारे पैर खींच रहे हैं। लेकिन इस तरह के वॉइसेस जो भी सिर्फ बिहार में नहीं, हाँ। आपको मालूम है कि पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद पार्टी में एक बड़ा वर्ग जो है वो हाशिए पे चला अरुण गया। शौरी अगर सीधा हमला करते हैं तो ये कह दिया जाता है अरे अब तो वो मेंबर भी नहीं, उन्होंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं अरुण कराई। शौरी तो चलिए वो हाशिए पे जा चुके हैं। हाँ। पार्टी की जो मेन स्ट्रीम में जो लोग राजनीति में लोग हैं, जो अपने आप को अब तक चुप रख पा रहे थे, उनको बल मिलेगा। ये सबसे बड़ा इमिनेंट डेंजर जो है पार्टी के अंदर यही है। सबसे बड़ी बात क्या है संदीप कि ये जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब लग रहा था कि बीजेपी एनडीए हैज एन एज। ये क्लियर कट था कि बीजेपी और एनडीए को एज है। लेकिन ऐसी चीजें की गई, चाहे वो टिकट का मसला हो, टिकट बंटवारा हो, या अपने लोगों को साथ जोड़ के, मतलब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां के एमपी वहां के इन्वॉल्व नहीं थे। आपके अगर वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के एमपी जो हैं वो वहां पर जीत के आए हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन्वॉल्व नहीं है, और कोई एक बाहर का हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति डिसाइड कर रहा है। तो ये चीजें जो थी, ये अंदर खाने की चीजें, इन चीजों ने बीजेपी को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट। लेकिन पर इसमें बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है ना। कहाँ चला जाता है? नहीं अनिल पर इस आरके सिंह की समस्या ही यही थी कि कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आरा में उनके संबंधित लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिसके वजह से उन्होंने विद्रोह का पर विरोध ऐसे बजा में लिया। संघ की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में आएगी क्या? संघ ने तो पूरा अपना जान लगा दी, कार्यकर्ता सारा वहां पर ठीकरा अब संघ के सर पे ही फूटने वाला है कि मोहन भागवत के बयान की वजह से इस तरीके का कंसल्टेशन वहां पे हुआ मधु है। से रिला रही है। नहीं, देखिए, एक तरफ आप बात करते हैं टॉलरेंस की, दूसरी तरफ अगर कोई ये सवाल सिर्फ एक सवालिया निशान लगाने को कहे कि बहस होनी चाहिए कि रिजर्वेशन काम किए कि नहीं, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मच जाए कि आप कहो कि वो व्यक्ति को अनटचेबल बना दिया जाए, तो ये क्या टॉलरेंस हुई? तो दूसरी ओर देखिए, कुछ भी आप बाकी कीजिए, दिल्ली के सोनिया चुनाव गांधी ने भी नीतीश कुमार को फोन पर बधाई दी चुनाव है, ने जीत के एक लिए। सिद्ध बात कर दी कि अगर पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाती है तो बीजेपी को हराना आसान है। और नरेंद्र मोदी को ये बात जहन में रख के चलनी चाहिए थी। तो कि ये जो उन्होंने जनादेश मिला है एक मधु, तरफ- विखंडित बिखरे हुए विपक्ष में नई जान फूकेगा क्या? ये एक और बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में। एक तो मैंने ये कहा कि उन्होंने ऑपोजिशन जो बिल्कुल डिस्पैरेट थी, दुश्मनों को भी इकट्ठा कर दिया, दूसरा अपने मित्रों को दूर कर दिया। इस पे विचार और टीम जो आप कह रहे हैं कि अब बड़े बड़े, अनुराधा भी कह रही थी, प्रॉमिसेस बहुत बड़े बड़े और डिलीवरी नहीं हो पाई। तो जो टैलेंट डेफिसिट है नरेंद्र मोदी की टीम में, उसको भी एड्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये जो मसला ये इस चुनाव का है, इफ यू आस्क मी, कि जो माहौल एक डिवाइसिवनेस, ये बीजेपी से ज्यादा दूसरों ने किया, पर बीजेपी के पास सॉफ्टवेयर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। मोदी जो है हार्डवेयर ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, और जो उनकी सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, विच इज इंटेलेक्चुअल पावर। कैसे डिफाइन करेंगी? इंटेलेक्चुअल पावर। क्या आप ये आई टेल यू व्हाट आई मीन। जिस तरह एक नूरुल हसन साहब ने कांग्रेस पार्टी के लिए
HRD एजुकेशन मिनिस्टर के चलते पूरी सॉफ्टवेयर खड़ी की और पूरा इंटेलेक्चुअल वर्क खड़ा किया जो कांग्रेस के साथ जुड़ गया। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एजुकेशन एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बीच बीच में हम टोकते रहेंगे, मधु बुरा ना मानिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा बोले हैं शॉटगन ने फायर ये कर देखिए दिया, बिहारी फायर कर दिया है। बिहारी बनाम बाहरी का असर दिखा है। हाँ, यानी शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं अच्छा है कि बिहार के लोग जीते हैं, लालू और नीतीश बिहारी हैं और मोदी बाहरी हैं। एक तरह से शत्रुघ्न सिन्हा जीत के बाद, देखिए महागठबंधन की जीत के बाद अपनी ही पार्टी बीजेपी के जले पे नमक छिड़क रहे हैं और ऐसा लगता है एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं वो तो कब से कि अगर कर आपको रहे थे। कार्रवाई करनी है मेरे खिलाफ तो करिए। देखिए, विवेक, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि सभी लोग बात करें संगठन की। भाजपा के संगठन की जो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें दिखी कि इन्होंने आयातित पार्टी और आयातित लीडर से चुनाव लड़ने की कोशिश करी, जबकि ये अस्मिताओं का चुनाव था। आयातित क्यों कहते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि आपके अंदर दलित लीडर कौन है वहां पर? एक फेस नहीं है। आप रामविलास पासवान आयातित नहीं तो और क्या है? आपके अंदर के लीडर कौन हैं जो उन अस्मिताओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? आपके बैकवर्ड लीडर कुशवाहा हैं, आपके दलित लीडर मांझी हैं, रामविलास पासवान हैं। आपके अंदर जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका अपना कोई लीडर नहीं है जो उनको अपनी ओर पर मुझे फिर परेशानी होती है विवेक जब आप ये बात करते हैं, और 3 महिलाएं हैं, मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस पर। जब हम जात की बात करते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मैंने जस्टिन ट्रूडो का एग्जांपल पहले भी दिया था। कनाडा में मधु सरकार बनती है, अनुराधा अगर आप रिस्पॉन्ड करें, वहां 50% रिजर्वेशन 15 औरतों को मंत्री बनाया जाता है। हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, हम इक्वालिटी की बात करेंगे, महिला वहां पर हम भूल क्यों जाते हैं? नहीं, बिल्कुल उनकी सही बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही बात है, महिलाओं की बात नहीं हुई और इस चुनाव में तो कहीं बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, और मैं और आपको वो बताऊं, डिसाइड करती हैं किसकी सरकार बन रही है। बिल्कुल। और इस बार मुझे ये लगा था कि इन महिलाएं जो थी वो हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ थी। बिहार में थी वो नीतीश कुमार के साथ थी या बीजेपी के साथ या मतलब एनडीए के साथ थी, वो आरजेडी के साथ नहीं थी। ये नहीं थी। लेकिन इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करती हूं कि नीतीश कुमार जी जब तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देंगे। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो मूलभूत परिवर्तन बिहार में किया पिछले 10 साल में, वो ये था लड़कियों को साइकिल देना, वो ये था लड़कियों को फ्री एजुकेशन देना। ये चीजें बिहार में बहुत मायने रखती हैं। ये तो जरूरी है, मंत्री पद भी दो। और मंत्री पद आई एम श्योर वो देंगे, जितनी उनकी महिला जीत के आई होंगी देंगे। नहीं, उस पर हम आवाज नहीं उठाते। लेकिन महिलाओं का एक चंक अभी तक, ये आधी आबादी का जो चंक है, उसे लोग वोट की तरह से नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे ये सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति में दिखता है कि महिलाओं की आधी आबादी को लोग हमेशा कास्ट में या रिलीजन में ही घुसा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए एक बुनियादी कारण ये भी है कि आप बताइए इस देश में कितनी महिलाएं हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बेस है। जैसे ममता बनर्जी का है, उनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। जयललिता का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बेस है, उसको दरकिनार कोई नहीं कर सकता। जब महिला नेता जब तक अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बेस नहीं बनाएंगी, आप बताइए बिहार में उसके कितनी बावजूद महिलाएं मधु जी हैं? कहाँ होता है? ममता जी ने भी कौन से अपनी सरकार में आधे मंत्री महिलाएं नहीं रखी? नहीं, कौन सी जयललिता ने आधी महिलाएं रखी? ये नहीं है कि महिला, अगर मेरा पॉलिटिकल बेस है ही नहीं तो मैं अगर सिर्फ महिला होने के नाते न उम्मीद करूं तो अच्छा है कि क्योंकि महिला का कोटा पूरा करना है। द लेसन इज फॉर विमेन कि सिर्फ कोटा की राजनीति मत कीजिए, आपको कोई दरकिनार नहीं कर अच्छा, ये आंकड़े जरा देख लीजिएगा। यदि आप ये टीवी स्क्रीन पर आंकड़े आप देखते रहिएगा। आप देखिए बड़े बड़े करके हम दिखा रहे हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं दोपहर के। दोपहर 12 बजे तक ये फर्म अप हो जाते हैं, आंकड़े जरा स्थिर हो जाते हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव के जो रुझान आपको मिल रहे हैं, इससे बहुत सारे नतीजे भी हो सकते हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं, कई जगह से नतीजे आगे होंगे। ये देखिए, ये है बड़ी तस्वीर बिहार से। बीजेपी और एनडीए सिर्फ 77 सीटें मिल रही हैं 243 में से। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में 155, बिल्कुल डबल है। एनडीए को 77, महागठबंधन को 155, बिल्कुल डबल, और अदर्स 11 सीटें। ये देखिए, बिहार इस समय कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हर जगह जहां जहां आप हरा देख रहे हैं,
वहां वहां जेडीयू आरजेडी कांग्रेस है, जहां जहां केसरिया रंग देख रहे हैं वहां वहां एनडीए। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से बीजेपी एनडीए को दरकिनार कर दिया है। जेडीयू आरजेडी, मैं चाहूंगा और कि आप जो इलाके हैं, मैं पीसीआर वालों से कहूंगा वो ग्राफिक्स फिर से फायर करें। और सुकेश थोड़ा सा ये समझाइए, जितना मैं बिहार समझता हूं, यहां आप तिरहुत की बात करिए, थोड़ा मगध और भोजपुर में ही, बीच में मध्य में तो गायब हो गई है बीजेपी। बिल्कुल, इसमें क्या बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है? देखिए, आरजेडी जेडीयू का ये मानना था कि वो जो पूरा रीजन जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वहां आप केसरिया नहीं देख पा रहे हैं, वो उनका स्ट्रांग पॉइंट था। आप तिरहुत की बात कर रहे हैं, वहां भी मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी का वो दिख नहीं रहा है। आप चूंकि सीटें ही 77 हो गई हैं, तो कहीं भी आप फुटप्रिंट्स दिख रही है। सीमांचल का क्या हुआ जहां पर ओवैसी थे सुकेश? नहीं, ओवैसी फैक्टर नहीं थे। वो उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओवैसी फैक्टर मुस्लिम बाहुल एरियाज में क्या हुआ? पहले ही पटना से हैदराबाद की फ्लाइट ली थी। देखिए, इस पोलराइज्ड इलेक्शन में अनुराधा, मैं सुकेश को भी कह रहा था, ये ओवैसी, पप्पू यादव, ये फैक्टर्स ये दरअसल आप लोगों की देन है। आप एडिटर इन चीफ हैं, ये एडिटर इनपुट है। रिपोर्टर को भेजोगे, कुछ तो लेके आना है उसने, तो वो ओवरप्ले कर देते हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ऐसा नहीं है। ओवैसी ने 6 सीटों पर तो लड़ रहे थे, वो 6 सीटों पर लड़ रहे थे, लेकिन ओवैसी अपनी बढ़त बनाए। आप उनके एक-दो सीटों पर आगे भी चल रहे थे। देखिए, तो 6 सीट ना, 245 में से 6 महाराष्ट्र में देखिए उनकी पकड़ बढ़ी हुई है। उन्होंने यूपी में शुरू किया। मैं इनकी बात का जवाब दे। देखिए, ओवैसी एक फैक्टर यहाँ इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में बनना है। अगर वो यहाँ वोट कटवा के तौर पे जाने जाते तो उत्तर प्रदेश में एंट्री मुश्किल होती। वहां एक नया फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां दलित को तोड़े, मुस्लिम को तोड़े, और एक बड़ा कंसिडरेबल वो जो होता है एक फैक्टर बन सकते हैं। इसलिए वो इस चुनाव में उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में एंट्री मारी थी, एग्जिट भी उसी तरीके से उनका हुआ कि यहाँ बहुत पोलराइज हो गया मामला, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तो शायद उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने अपने आप को रिजर्व कर लिया। ममता बनर्जी ने भी बधाई दे दी है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी का बधाई देना और नरेंद्र मोदी का एक और बड़ी घटना नहीं। एक और सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि अब ये आंकड़े देखिए काफी हद तक साफ हो गए हैं। महागठबंधन की बड़ी जीत है, बीजेपी एनडीए की बहुत बुरी हार है। आप महागठबंधन का ब्रेकअप देखते रहिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। तीनों पार्टनर्स ने इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, आरजेडी हो, जेडीयू हो या कांग्रेस हो। हमने आरजेडी जेडीयू की खूब बात कर ली। मैं ये सोच रहा हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भी परफॉर्मेंस है, 40 सीटें हम कह रहे थे कि ये तो, जैसे संदीप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? रूंगा कि सब्जी खरीदने जाते हैं, आपको सब्जी वाला ऐसे ही कुछ नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूंगा बोलते हैं। लेकिन मेरे जहन में सवाल आया, राहुल गांधी ने वहां बहुत दम लगाया बिहार में इस बार। एक रश्मि जी कमेंट आपसे, सूट बूट की सरकार का जो वार पिछले कई महीनों से साल भर हो गया, लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार पे कर रहे हैं, और उन रैलियों में भी कह रहे थे ये क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार है, बड़े आदमियों की सरकार। क्या ये चला है क्या वहां पे? मैं दूसरी चीज एक बताना चाहती हूँ राहुल गांधी के संबंध में, कि उनकी पार्टी के अंदर, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, पंजाब के अमरेंद्र सिंह ने क्या कहा था कि अगर बिहार में कांग्रेस ठीक नहीं करती है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो विद इन द पार्टी देयर शुड बी अ रीथिंक ऑन द लीडरशिप इशू। वो अगर इनकी सीट जितनी अभी दिख रही है यहाँ आ जाती है, क्योंकि उनका खुद राहुल के क्लोज जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हम 10 और 12 के बीच में उम्मीद रखते हैं। अगर आ गई, उतनी आ गई नहीं, मैं बात बता रही हूँ, तो अमरेंद्र सिंह जैसे लोग जिनका एक फैक्शन है कांग्रेस के अंदर, उनको थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना। लेकिन बात दूसरी है, बात ये है, मैं लक्ष्मी सॉरी आपको बीच में काट रही हूँ, बात ये है कि हींग लगी ना फिट करी। हाँ, रंगा है चौका, ये मैं इसीलिए ये बात है। क्योंकि कांग्रेस ने ये बड़ी क्वाइटली और डिसाइड कर लिया था कि हम थर्ड और सबसे जूनियर पार्टनर हैं, तो इनका पांव, इनके पकड़े पकड़े चलो, इनकी धोती को पकड़े चलो, हम भी, हमारी भी नैया गेनर है ना, गेनर है, गेनर और लूजर नहीं है। हार में राहुल गांधी की जीत। दरअसल वो मोदी को हराने के लिए लड़ रहे थे, उनको मालूम था कि हमें लेसर पास। संजीव, एक राष्ट्रीय पटल पर जो आहट, जो हम फुटप्रिंट्स देखेंगे इस वर्डिक्ट का, उस पर अगर हम थोड़ी चर्चा करें, क्या अब बीजेपी को विली निली, और अभी तक तो दम्भ था, गुरूर था, ना कुछ ही करके चलते थे, विपक्ष से बात करने की जरूरत नहीं, हमारे पास 340 लोग हैं, अब क्या रीच आउट करना पड़ेगा इस वर्डिक्ट के बाद बीजेपी को
विपक्षियों को अपने साथ लाने के लिए कि भैया आपकी कोऑपरेशन चाहिए, देश के विकास के लिए ये बिल्स अटके हुए हैं, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। क्या हम ये भी होते देखेंगे, ये प्ले आउट होते देखेंगे? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। मुझे ये लगता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन पहले अभी तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, मेरे एक दोस्त ने भेजी थी, मैंने भी ट्वीट करी है कि एक बड़ा जो लेसन है, एक बड़ी जो सीख बीजेपी के लिए इस चुनावी नतीजों में है, वो ये है कि काउज गिव मिल्क नॉट वोट्स। गाय दूध देती है, वोट नहीं देती। तो ये जो इस तरह के जो मुद्दे बनाते हैं, चाहे काउज का, चाहे बंटवारे का, और ये सब बहुत सेल्फ डिफीटिंग हुए। बहुत देर से मैं बहुत पेशेंस के साथ सुन रहा था, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा मेरी बात कहने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जिस तरह से एक अहंकार दिखा रहा था बीजेपी का नेतृत्व, जिसमें अमित शाह खासकर, उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे वहां बिहार के लोगों को, नेताओं को कोई विशेष तरजीह नहीं देना, कोई राजस्थान से, कोई बिहार की समझ रखने वाला। लालू प्रसाद यादव ने एक बिल्कुल मजाक में ही बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि साउंड सिस्टम तक गुजरात से आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा एक आउटसाइड एक्सपर्टीज पे डिपेंड कर लेना कि जैसे कोई फॉर्मूला बन गया है देश में चुनाव जीतने का, जिसपे इन्होंने कोई पेटेंट कर लिया है 2-4 लोगों ने, एक तो उसकी बड़ी हार हुई है। और जहां तक आप बात कह रहे हैं रीचिंग आउट टू विपक्ष, अब जब विपक्ष इतना रिचार्ज होगा, री एनर्जाइज होगा, नई ऊर्जा के साथ एकत्रित होकर एक छतरी के नीचे आएगा, तो माफ कीजिएगा, वो रीचिंग आउट का समय काफी हद तक निकल गया। अब रीचिंग आउट पहले मुश्किल थी, तो अब और बहुत दुष्कर हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। सी, नरेंद्र मोदी की, अभी भी नरेंद्र मोदी इज फार फ्रॉम, आई विल बी मिस्टेकन, मैं उनको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी मैंडेट के साथ है, 2019 तक है। लेकिन जो उन्होंने पहला अपना 1.25 साल एक तरह से सारे अवसर गवा दिए, जिस गुडविल पे, जिस मेजोरिटी के साथ वो आए थे, वहां पे जो डिलीवरी नहीं कर पाए, और उसकी बजाय अपने न तो खुद डिलीवर कर पाए, ना अपने उन फ्रिंज एलिमेंट्स को रोक पाए, जो कि बकवास करने से नहीं चूक रहे थे, जो कि भड़काने से नहीं चूक रहे थे, जो धार्मिक उन्माद फैलाने से नहीं चूक रहे थे। तो आप कुछ विकास के लिए कर भी नहीं पाए, और लोगों ने विकास के लिए वोट दिया। और जो हिंदुत्व के एजेंडा का झंडा लहरा लहरा के आगे बढ़ रहे थे, परचम हिला के कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, उनको भी आपने रोका नहीं। ठीक है संजीव, डबल ठीक है संजीव, ये भारी पड़ी है बीजेपी को, और इससे उबर पाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो लालू जी, कांग्रेस लीडर्स एंड कार्यकर्ता एंड द महागठबंधन ऑन दिस भारत का भविष्य, तो लालू जी को भी मेंशन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लालू से डिस्टेंस बनाने की हमें याद है ना, वो कैसे बाहें चढ़ा के ऑर्डिनेंस फाड़ा था उन्होंने कैमरों के सामने। ये नई राजनीति है, और ये बदलते परिवेश की राजनीति है कि आप मोदी को रोकने के लिए, और इसमें तड़का किसने लगा दिया है सुकेश? तड़का लग गया है इस राजनीति में, आने वाली राजनीति में। शिवसेना सबसे पुरानी सहयोगी बीजेपी की, उसने क्या तड़का मारा है? संजय राउत से बात की हमारे सहयोगी विनोद जगदाले ने, सुनिए। आखिरकार बिहार में महागठबंधन की जीत हुई है। हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के सांसद संजय राउत जी। राउत साहब, क्या कहना है, जिस प्रकार से काफी बड़ी जीत मिली है वहां पर महागठबंधन को, क्या कहना है? शिवसेना की तरफ से, शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से हमने नीतीश कुमार जी को बधाई दी है, और बधाई के पात्र भी है। जिस तरह से नतीजे बिहार के विधानसभा चुनाव से आए हैं, मुझे लगता है नीतीश कुमार देश की राजनीति के नायक बन के सामने आए हैं, और मान्य करना चाहिए। जिस हालात में बिहार के चुनाव उनको लड़ना पड़ा था, पूरी सत्ता, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ पूरी सत्ता लगाई थी देश की, पैसे का इस्तेमाल हो गया हमारे खिलाफ, उसी प्रकार से बिहार में भी हुआ। हम देख रहे थे, हम भी चुनाव लड़ने के लिए वहां गए थे, और हम चुनाव लड़ा, नई पार्टी थी हमारी वहां, फिर भी हम लड़ा है। तो बिहार की जनता ने फिर एक बार नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। वो बिहार की जरूरत भी थी, और देश के राजनीति की भी जरूरत रही है। तो ये शिवसेना के संजय राउत हैं। आपको पता होगा, महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग लड़े थे, क्योंकि बीजेपी से इनका रिश्ता टूट गया था। अब देखिए, मौका मिला है, और जले पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रहे। आंकड़े देखते रहिएगा आप, न्यूज 24 देख रहे हैं, ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इन पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि ये हैरान करने वाले, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 76 सीटों पर एनडीए सिमट गया है,
और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन उससे एकदम डबल के करीब पहुंच रहा है, 156 के आसपास। यानी नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनना पूरी तरह से तय हो गया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी की करारी हार हुई है। मानक, मैं कह रही थी कि जिस तरीके के संजय राउत ने छीटाकशी की है, इस तरीके की छीटाकशी जो है अब बीजेपी और मोदी पर जोरदार होगी। वो उनके पार्टी के लोग ही कहेंगे। और आप देखिएगा कि जो गठबंधन साथ में उनके साथ, अभी सबसे पहले आप देखिएगा कि हम का क्या बयान आता है, रामविलास जी की पार्टी का क्या आता है। ये देखिए, ये जीत के बाद ये नए पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, नए बड़े बड़े होर्डिंग। हाँ भैया, बिहार में बहार है, मिस्टर कुमार फिर एक बार है। ये देखिए क्या ताना मारा है। ये उनका नारा सबसे पहले से लगा था, अगर आपकी बिहार में बहार है, अब की बार नीतीश कुमार है। आपको याद दिया, अगर ये नया है, ये जीत के बाद लगा है। उन्होंने मिस्टर कुमार कर दिया है। और लेकिन इससे आपको ये देखना होगा, अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि हम जीतन राम मांझी क्या कहते हैं, या रामविलास पासवान क्या कहते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं, या इनकी शिवसेना किस तरीके से अपने आप को और उस धमक दिखाती है। क्योंकि अभी उनका भी वहां के अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में देखिए तो उनका परफॉर्मेंस कल्याण डोंबिवली में बहुत बढ़िया रहा है। जाहिर है। तो अच्छा, एक अरुण सिंह है हमारे साथ बीजेपी के, उनसे भी एक कमेंट। माफ कीजिए अरुण जी, काफी देर से आपके पास आ पा रहा हूं, काफी देर बाद। अरुण जी, आपके चेहरे पर अब मैं क्या कहूं, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं क्या पूछूं आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है अरुण जी। अरुण जी, ये क्या हो गया अरुण जी? ये आंकड़े जरा देखिए और जरा बताइए ये सब क्या हो गया। ऐसा है भाई साहब, आप जीत को किस ढंग से बता रहे हैं। मेरे मुताबिक तो नीतीश कुमार की विचारधारा की हार हुई है। अच्छा, वो कैसे सर? जो कल तक जिनको जंगल राज का नायक कहते थे, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा ठग कहते थे, उसके साथ मिलकर अगर वो सरकार बना रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप बिहार की जनता की समझ पे सवाल उठा रहे हैं। चल नहीं पाएगी भाई साहब। अरुण जी, अरुण जी, आप देश में रूल कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए अरुण जी, आप रूलिंग पार्टी है, आपकी पूरे देश की रूलिंग पार्टी है। हार के समय ग्रेस दिखाना चाहिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। आप बिहार की जनता के इस मैंडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन से ऊपर आप अपने आप को मान रहे हैं। अरे जनता ने जो कहा, हाथ जोड़िए सर, सिर झुकाइए और बोलिए आगे सोचेंगे क्या गलती हो गई और आगे दोबारा अच्छा करेंगे। है गलती की बात बाद में है। पहले अरे भाई साहब, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की जीत है, नीतीश कुमार की 10 साल की विचारधारा की हार है। अरे उसमें 8 साल आप उनके साथ थे, आप क्या बात कर रहे हैं अरुण जी? अरुण जी, मुझे पता नहीं आज आप किस मूड में हैं। लेकिन अरे अरुण जी प्लीज। नहीं, मैं तो बहुत अच्छे मूड में हूँ, आप इस मूड में हैं। विचारधारा आप इस मूड में हैं कि आप इस हार, अब एक नई विचारधारा निकलेगी। अच्छा एक सेकंड, अच्छा अरुण जी मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं इसका मतलब बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो गलत है? बिहार की जनता को बेवकूफ बना दिया गया या वो नासमझ है? क्या कहना चाह रहे हैं? मैंडेट दिया है नहीं, बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सर आंखों पे है, वो स्वीकार है। लेकिन जिस तरह से आप उस मैंडेट को पूरे देश का मैंडेट बता रहे हैं, जिस तरह आप उस मैंडेट को विचारधारा की जीत और रणनीति की हार इस तरह बता रहे हैं, ऐसी भी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। आपको भी संयम रखना चाहिए। जीत हार दोनों होने वाली थी, हम जीतते या वो जीतते, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की हार है, ये उनके काम की हार है, ऐसा नहीं है भाई साहब। इतनी दो लोग जो पिछले 15 साल से लड़ रहे थे, अरुण जी 15 साल से जो लड़ रहे थे, वो लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं तो उनके गणित का, आप उस गणित की जीत, इतनी करारी हार। लेकिन अगर अरे हार है मान ले हैं, लेकिन 10 साल जिस बातों को लेकर नीतीश जी कहते रहे, वो उन नीतियों की बात कहां गई? चलिए अरुण जी, अभी आपसे चर्चा बढ़ाएंगे हम आगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारा पैनल यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। बड़ी खबर ये, नीतीश कुमार अब की बार किसका बिहार? जवाब है अब की बार नीतीश सरकार।